वो और हम कंप्लीट करें। नेक्स्ट मैंने कहा मुझे आपको ने एक टर्म समझाना है। आप सभी ने हालांकि आज से पहले उस टर्म को समझा भी है। हमने आज से पहले जो है वो सूडो ऑर्डर रिएक्शन मैंने कहा एक टर्म सुन रखा है, समझ रखा है, जिसे हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें सूडो मॉलिक्यूल आ जाए वो हमारे लिए सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द रिएक्शन हैविंग सूडो molecule is known as pseudo order reaction। ठीक है, मैंने कहा जिसमें सूडो मॉलिक्यूल आ जाए वो रिएक्शन हमारे लिए सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। मैंने सूडो मॉलिक्यूल आपको समझा दिया था भाई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट जो है वो 0 रहे, है ना, तो हमें उसे सूडो कहा था। मैंने कहा हमारे पास में बेसिकली आप कह सकते हैं दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। मैंने कहा जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैं आपसे कह सकता हूँ भाई अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। मैंने कहा मेरे पास में जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, जो कि आप कह सकते हैं भाई सबसे जरूरी है ना, ये एग्जाम्पल खूब हम लोगों से पूछा जाता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास में, मैंने कहा वो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर है ना। केन शुगर की हाइड्रोलिसिस भी क्या है हमारे पास में एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। वो भी मैंने कहा सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। देखो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई एक एस्टर ले रखा है और मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। मैंने एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दी, ठीक है, यहाँ से तो मुझे मालूम भाई इसकी हाइड्रोलिसिस पर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा प्लस साथ में एल्कोहल मिलेगा। भाई मेरे हिसाब से मैं अगर रेट लॉ नोट करता तो मैं आपसे कहता भाई रेट लॉ इज R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। और इसे देख के मैं आपसे कहता भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो मैंने कहा वो 2 होना चाहिए था। ये मेरे हिसाब से मैं तो यही कहता कि भाई इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकली ये है कि देखो इन हाइड्रोलिसिस, मैं आपसे ये कह सकता हूँ इन हाइड्रोलिसिस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। भाई ठीक है, हम सभी इस बात को जानते हैं भाई हाइड्रोलिसिस में पानी एक्सेस में होता है, जितना चाहिए उतना मिलता है। और हमने जब सूडो मॉलिक्यूल को डिफाइन किया था तो ये बात पढ़ी थी कि किसी भी ऐसे स्पीसीज के रेस्पेक्ट में जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या माना जाता है, 0। ठीक है, इवन हमने ऐसे ही मॉलिक्यूल को तो आज से पहले सूडो मॉलिक्यूल का नाम दिया था। तो मैंने कहा H2O के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 माना जाएगा। मतलब H2O क्या है हमारे लिए एक सूडो मॉलिक्यूल है। और मैं आपसे कह सकता हूँ भाई कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें, ठीक है, आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये, और मैं अगर इस बेसिस पे ऑर्डर देखूंगा तो मैंने कहा ये 1 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं ये एक्सपेरिमेंटल है। तो हम ये बात कह पाएंगे कि भाई जो भी हमारे पास में, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मिला, मतलब एक सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स का आ गया। या हम ये कह सकते हैं भाई जो पानी है उसका भाई जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है। मैंने कहा एक रेट कांस्टेंट है, तो मैं अगर भाई जाहिर सी बात है अगर रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं एक नया कांस्टेंट मिलेगा। जैसे मैंने के डैश कह दिया और बेसिकली के कुछ और नहीं था, मैंने के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O था। और हम चाहें तो ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे कि के डैश इज नोन एज सूडो रेट कांस्टेंट। जैसे हमारे पास में रेट कांस्टेंट होता है तो हमने इसे सूडो रेट कांस्टेंट कह दिया कि भाई हमारे लिए सूडो रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है,
तो देखो हमें ना ज्यादा परेशान नहीं होना है। ज्यादा परेशान क्यों नहीं होना है? ज्यादा परेशान इसलिए नहीं होना है कि भाई हमसे एग्जाम्पल पूछता है बस खाली वो हमसे बस पूछ लेगा कि बताओ कौन सा सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, कौन सा सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो मैंने कहा आप बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप बता नहीं सकते हैं। आप आराम से मतलब जो है वो बता दो कि हाँ भाई हमारे लिए ये सब रहे, ठीक है। प्लस एक बात जो मैंने कहा सबसे जरूरी है वो ये है कि जितने भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर है। तो दोनों बात पूछता है कि यूनिमॉलिक्यूलर एंड फर्स्ट ऑर्डर है ना, बाई मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, तो हम याद रखें कि ये क्या है हमारे पास में यूनिमॉलिक्यूलर हुआ करते हैं। ओके। दूसरी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। दूसरी बात क्या है कि सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मैंने कहा एक तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले ली, अब हम बात करेंगे सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा, भाई मैंने शायद पहले इस बात को लिखाया भी है कि आप कह सकते हैं बेसिक कह दो या एल्कलाइन कह दो, बेसिक और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। मैंने कहा जो भी एस्टर की बेसिक या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं मैंने कोई भी एक एस्टर लिया, उसकी मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, लेकिन हाइड्रोलिसिस जो बेसिक मीडियम में कराई जा रही है। तो ठीक है, यहाँ से मैंने कहा हमारे पास में मान लो एसिड और एल्कोहल मिला, तो ये हमारे लिए एक सूडो सेकंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। बाकी रही बात मैंने कहा यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर की, तो मेरी बात ये वाली याद रखी जाए कि जो सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो हमारे लिए कैसे होते हैं, बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे लिए कैसे होंगे, बाई मॉलिक्यूलर। तो हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास में सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी आसान सी बात हमसे पूछी जाएगी और हम बता देंगे। अगली हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। हालांकि हमने इस बात पे ध्यान दिया था कि भाई कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। मैंने कहा ये बात हम सभी बढ़िया से जानते हैं। मैंने ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ वही है कि मैंने बाई एक्सिस पे जो है वो एनर्जी ले रखी है और मैंने एक्स एक्सिस पे जो है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले रखे हैं। अगर मैंने कहा ऐसा है मेरे पास में और मान लीजिए मैं इसमें ग्राफ बनाता, सपोज करो मैंने एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट मेजर किया और ये देखा, मैंने कोई दूसरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया और वो मुझे ये देखा, और मैंने तीसरा कोई रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया और वो ये देखा। मैं आपसे पूरी उम्मीद के साथ ही कह सकता हूँ कि मैं आपसे अगर ये कहूँ कि ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है ये इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट लिखा जाने वाला ग्राफ है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है ये मैंने कहा इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट बनाया जाने वाला ग्राफ है। और मैंने कहा ये जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आप लोगों से कि ये इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट वाला ग्राफ है, ठीक है भाई। ये मैंने 3 ग्राफ बना दिए। मुझे भी मालूम है कि भाई इनिशियली मेरे पास में रिएक्टेंट है, फाइनली मेरे पास में प्रोडक्ट है ना। और मैं अगर इन डिफरेंट ग्राफ में इनकी एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करूंगा तो मैंने कहा नो डाउट मुझे ये डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे नजर भी आएंगे। मैंने कहा एक एक्टिवेशन एनर्जी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगा, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगा, और तीसरा एक्टिवेशन एनर्जी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगा। यही होगा। मैंने कहा जो भी मेरे पास में एक्टिवेशन एनर्जी है, मैंने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है मैं उसे EAP पढ़ देता हूँ। कैटलिस्ट की एब्सेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है मैं उसे मतलब नेगेटिव के लिए तो खैर नहीं लिख रहा हूँ अभी,
मैंने कहा जो एब्सेंस वाली, मैंने कहा जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, मैं उसे सिंपल ए लिख देता हूँ, मैंने कहा जो भी हमारे पास में, और चलो मैं अपनी तरफ से इसे ई डैश कह देता हूँ, मैंने कहा इसे ई डैश कह दिया। तो हम ये बात जरूर यहाँ से मतलब सहमति रख के कह सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास में पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना, आप जान रहे हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराता है, हम सभी को मालूम है, और कैसे कराता है हम ये भी जानते हैं कि वो हमें मालूम है कि भाई क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा देगा। खैर ये बात सभी समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि भाई हमारे पास में जो भी ये ऑर्डर होंगे, मैंने कहा मैं अगर ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूंगा तो सभी समझ रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो मैंने लिखा है वो ये डैश में है, उसके बाद में इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और उसके बाद में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जब हमने यूज किया तो उसने क्या किया भाई, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, और डिक्रीज करके किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। जब हम सिंपल कैटलिस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे लिए क्या होता है, मैंने कहा सिंपल कैटलिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात सब तब की जाती है जब क्वेश्चन में नेगेटिव कैटलिस्ट दिया जाता है। जब तक नेगेटिव कैटलिस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तक हम सिंपल क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट ही वर्ड यूज करेंगे। तो मैं आपसे ये बात जरूर कह सकता हूँ कि भाई जो भी कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट increases the rate of reaction by decreasing activation energy। ठीक है, मैंने कहा कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, और उसे डिक्रीज करके आप कह सकते हैं भाई रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। प्लस मैं एक जो जरूरी बात है वो ये है कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस ये फॉरवर्ड एंड ये बैकवर्ड बाय इक्वल अमाउंट। मैंने कहा जो भी कैटलिस्ट है वो मैंने कहा फॉरवर्ड के एक्टिवेशन एनर्जी को भी डिक्रीज करता है, बैकवर्ड के भी करता है, और इक्वल अमाउंट से करता है। ये जरूरी बात है, मतलब दोनों ऐसे बदलाव कोई नहीं, दोनों इक्वल अमाउंट से डिक्रीज किए जाते हैं। मैं अगर आपसे ये कहता है कि भाई जो भी नेगेटिव कैटलिस्ट है, मैंने कहा नेगेटिव कैटलिस्ट decreases the rate of reaction by increasing activation energy। अगर हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट ने रेट को कम कर दिया तो सिंपल सी बात है उसने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, इसलिए उसने क्या रिएक्शन के रेट को कम कर दिया। मैं कुछ बातें यहाँ नोट करता हूँ। जैसे अगर हमने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज किया तो वो क्या काम करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, ठीक है ना। मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई कैटलिस्ट क्या क्या बदलाव कर सकता है किसी रिएक्शन के अंदर, और कैटलिस्ट कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि जो भी कैटलिस्ट होता है वो नो डाउट एक्टिवेशन एनर्जी को बदलता है। इनफैक्ट हमने ये देखा कि जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। दूसरा हमने ये भी देखा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है मतलब क्या है, वो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कराता है। और मैंने कहा जब सिंपल कैटलिस्ट लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है। मैंने कहा कैटलिस्ट आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो रेट कांस्टेंट है, नो डाउट आप रेट कांस्टेंट को बढ़ता हुआ देखोगे। भाई आपने रेट कांस्टेंट के का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा है, आप यहाँ पे देख लो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो मैंने कहा उस केस में क्या होगा, जो भी कैटलिस्ट है वो रेट कांस्टेंट को बढ़ा देगा। अब ये बात जरूर कह सकते हैं भाई हमारे पास में अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी में भी एक्टिवेशन एनर्जी ऐड हुआ था। बाकी मैं आपसे ये कह सकता हूँ
कि भाई जो भी हमारे पास में एक कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में आप कह सकते हैं रिएक्शन पाथ, या हम कह सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन के पाथ को या रिएक्शन मैकेनिज्म को बदल देगा। ये काम भी कैटलिस्ट कर सकता है और ये काम करता है इवन। मैंने कहा टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नो डाउट आपको ही मालूम है कैटलिस्ट के बिजनेस में रेट बढ़ गया है, रेट बढ़ गया तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम कम हो जाएगा। मैंने कहा अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करा देगा तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। तो ऐसे पैरामीटर हैं जो कैटलिस्ट बदल सकता था। मैंने कहा ये क्या क्या नहीं बदल सकता है, तो जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स होते हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स लाइक डेल्टा एच, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस। मैंने कहा कैटलिस्ट ये नहीं बदलता है, हालांकि डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ है। मैंने कहा कैटलिस्ट कभी भी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो नहीं बदलेगा, तभी तो डेल्टा एच कांस्टेंट रहेगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। प्लस हालांकि ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदल सकता है। मैंने कहा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो या कैटलिस्ट के एब्सेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले लिखाया था कि कैटलिस्ट नेवर convert a non-spontaneous reaction into spontaneous। मैंने कहा वो डेल्टा जी को नहीं बदल सकता है, डेल्टा जी को नहीं बदलेगा तो मैंने कहा किसी भी आप कह सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं बना पाए। तो मैंने कहा इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं हमसे। आप देखो प्रीवियस ईयर के पेपर में कैटलिस्ट के थ्योरेटिकल क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हम बता नहीं पाएंगे, हम आराम से बता दें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं। ये फॉरवर्ड एंड ये बैकवर्ड ऑफ अ रिएक्शन in absence of catalyst are 180 kilojoule per mole and 120 kilojoule per mole. If a catalyst decreases both EA forward and EA backward by 20 units, then find delta H of reaction in presence of catalyst। क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। सिक्सटी, ठीक है। सिक्सटी आ जाएगा। देखो हम सभी जानते हैं भाई किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है
डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन इज ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। मैंने कहा उसका फॉरवर्ड मुझे दे रखा था 180, बैकवर्ड मुझे दे रखा था 120। मैंने कहा ये आ गया 60। अब बात क्या है, बात ये है कि भाई हमने कैटलिस्ट यूज किया नहीं किया उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। डेल्टा एच तो रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, तो हम करें ना करें, आंसर हमेशा ये टिक करना है, ठीक है ना। तो सेम रहना है, सेम ही टिक कर दें। फॉर अ गिवन रिएक्शन ये फॉरवर्ड इज 80 kilojule per mole and delta H is minus 40 kilojule per mole. A catalyst lowers ये forward by ये forward to 20 kilojule per mole. Then find the ratio of ये backward before and after addition of catalyst, ठीक है। टू इज टू 1। इतना आप भी जान रहे हो कि भाई मुझे डेल्टा एच दे रखा था, डेल्टा एच में जानता था ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड था। डेल्टा एच मुझे -40 दे रखा था, ये फॉरवर्ड 80 दे रखा था। मुझे यहाँ से ये बैकवर्ड निकालना था, तो मुझे ये बैकवर्ड मिल गया जो कि 120 किलोजूल पर मोल आ गया। उसका जो भी कैटलिस्ट है मेरे पास में, और कैटलिस्ट लोअर्स ये फॉरवर्ड टू 20 किलोजूल पर मोल, ठीक है। मैंने भाई उसने 20 किलोजूल से कम कर दी एनर्जी, तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में ये फॉरवर्ड जितने से कम होगी उतनी आप कह सकते हैं क्या होगा हमारे लिए ये बैकवर्ड हो जाएगी। अच्छा एक समस्या है इस केस में, समस्या ये है कि मतलब जो उसने लैंग्वेज कही है, उसने कहा कैटलिस्ट लोअर ये फॉरवर्ड lowers activation energy of forward reaction to 20 kilojule per mole। मतलब भाई रूल तो यही समझ में आ रहा है, जो लैंग्वेज लिखी है उस हिसाब से कि भाई ये फॉरवर्ड पहले जो है वो 80 किलोजूल पर मोल था और बाद में उसने अभी वो 20 किलोजूल पर मोल है। लैंग्वेज के हिसाब से ये पता चला है, तो मतलब 60 से कम किया। तो मैंने कहा अगर ये फॉरवर्ड को 60 से कम करेगा तो ये बैकवर्ड को भी 60 से कम करेगा, तो मैंने कहा ये 60 आ जाएगा। उसने वही कहा कि भाई इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो भी हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी होंगी उनका रेशियो क्या होगा, तो हम कह देंगे भाई वो क्या होगा 2:1 आ जाए, ठीक है ना। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, एक आसान सी बात है जो हम आराम से कर सकते हैं और डील भी कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट में मैंने कहा जनरली क्वेश्चन जो होता है, हाँ मतलब ये फॉरवर्ड दे रखा है क्वेश्चन में जो है, तो मैंने कहा ये बैकवर्ड 120 आ गया, और जितने अमाउंट से ये फॉरवर्ड को कम करेगा उतनी अमाउंट से ये बैकवर्ड को कम कर देगा। अच्छा मैंने ये फॉरवर्ड का रेशियो पूछ लिया है, ओके। नहीं मतलब क्वेश्चन में तो खैर ये फॉरवर्ड का तो कहीं नहीं पूछना था, पूछना मुझे ये बैकवर्ड का ही था, मेन तो वही था हमारे पास में, ये बैकवर्ड का पूछना था। चलिए बहुत छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बताता हूँ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट इज रिगार्डिंग
रेट एक्सप्रेशन। देखो किसी भी रिएक्शन के लिए, हालांकि ये बात हम पहले पढ़ के आए, अगर कहीं माइनस डी बाई डी टी लिखा होता है तो मैंने कहा ये हमारे लिए क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर कहीं डी बाई डी टी लिखा होता है तो मैंने कहा मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से, भाई रेट ऑफ अपीयरेंस है, या मान लो हम इसे रेट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, है ना। दोनों बातें हैं, दोनों ही बातें लिखी जा सकती हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि जैसे मान लो मेरे पास एक पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन था, जिससे ए से बी कन्वर्ट हुआ था और ए से सी कन्वर्ट हुआ था। इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1 और K2 था। मतलब मैं कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो मैं जानता था कि भाई पहले वाले रिएक्शन का जो रेट है वो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा जाएगा, इस रिएक्शन का जो रेट है वो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा जाएगा। वे दोनों ही रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट तो ए ही था। अब मैंने कहा कि भाई मैं अगर माइनस डी ए बाई डी टी की बात करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई माइनस डी ए बाई डी टी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो भाई जाहिर सी बात है ए के डिसअपियर होने के दो रेट हैं, R1 वाले रेट से B में कन्वर्ट हो रहा है और R2 वाले रेट से C में कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे तो नेट रेट बताना होगा, तो इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। खैर वो मेरा मन है कि मैं उसमें ए को कॉमन ले लूं, तो मैंने कहा माइनस डी ए बाई डी टी का एक्सप्रेशन ये मिल गया। हालांकि हमने ऐसा लिखा भी था पहले जब पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे। मैं अगर आपसे कहता कि मुझे डी बी बाई डी टी चाहिए, तो उसे देख के समझ में आ गया कि भाई मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी पता करना है। आप भी जान रहे हो भाई बी के बनने का जो रेट है वो R1 है, तो मैंने कहा वो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा जाएगा। मैं अगर आपसे कहता भाई मुझे डी सी बाई डी टी चाहिए, बोला आप समझ रहे हैं कि भाई मुझे क्या सी के बनने का रेट जानना है, और मैंने कहा हम सभी जानते हैं भाई सी के बनने का जो रेट है वो मैंने कहा R2 है, जिसे मैं K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कह सकता हूँ, है ना। तो आप भी कह सकते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल जो है ये सारी कहानी वैसे ही लिख सकते हैं जैसे हमें लिखनी होती है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे मिलते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी से सी दे रखी है, इसका रेट कांस्टेंट मैंने K1 दे रखा है। सी प्लस बी से डी दे रखी है, इसका रेट कांस्टेंट मैंने जो आपको ठीक K2 दे रखा है। सी प्लस डी टू ई दे रखा है और इसका रेट कांस्टेंट सपोज पर मैंने K3 दे रखा है, ठीक है ना। और मुझे जो आपसे जानना है वो आपसे जानना ये है कि माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, ये पता करना है। माइनस डी बी बाई डी टी क्या होगा, ये पता करना है। माइनस डी सी बाई डी टी क्या होगा, ये पता करना है। और मैंने कहा डी डी बाई डी टी क्या होगा, ये पता करना है। ये सारी बातें मुझे आपसे जाननी है। देखो करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए, सबसे पहले एक काम करो, जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं सबके लिए रेट लॉ लिख लो, सबके लिए अपनी तरफ से रेट लॉ लिख लो। तो मैंने कहा जितनी भी रिएक्शन है, तो जैसे पहला वाले रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ लिखेंगे तो मैं उसे R1 कह देता हूँ, एंड R1 इज इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैं दूसरी वाली के लिए लिखूंगा R2 कह दूंगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। मैं तीसरी वाली रिएक्शन के लिए लिखूंगा R3 कह दूंगा, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये लिख दिया जाएगा। मैंने कहा मुझे पूछा गया भाई कि आप जो है वो माइनस डी ए बाई डी टी बताओ, तो मतलब मुझे ए के डिसअपियरेंस का रेट चाहिए। तो हम ये देख लेंगे भाई ए किस किस में रिएक्टेंट की तरह काम करे, क्योंकि भाई रिएक्टेंट डिसअपियर करते हैं। तो मैंने कहा हम ए के डिसअपियर होने के रेट की बात करेंगे तो हम ये चेक कर लेंगे भाई ए किस में रिएक्टेंट है। देखो पहले वाले रिएक्शन में ए कम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ भाई पहले वाले रिएक्शन में ए कम हो रहा है तो उसके डिसअपियर होने का रेट R1 हो जाएगा। तो हम कह देंगे भाई ये सिंपल K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा जाएगा।
मुझसे क्या माइनस डी बी बाई डी टी, बी के डिसअपियर होने का रेट। तो आप देखो एक बी यहाँ पे कम हो रहा है और एक बी यहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए मैंने कहा दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। भाई दो रिएक्शन है जिसमें बी कम होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने कहा R1 प्लस R2 लिख दूंगा, तो वो आ जाएगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। ये आ गया भाई। तीसरा मुझसे पूछा माइनस डी सी बाई डी टी, तो मैं सबसे पहले ये देखूं कि भाई सी किस किस में डिसअपियर हो रहा है, कौन कौन सा रिएक्शन में वो रिएक्टेंट के तौर पे है। तो दो सी दूसरे वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे और तीसरे वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट के तौर पे है, तो उसके डिसअपियर होने का रेट R2 प्लस R3 हो गया। लेकिन आप एक चीज और भी तो गौर करो कि पहले वाले रिएक्शन में सी बन भी तो रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो उसके डिसअपियर होने का रेट बताना है, तो मैंने कहा वो R1 प्लस वो R2 प्लस R3 वाले रेट से कम हो रहा है, लेकिन R1 वाले रेट से बन भी रहा है, इसलिए मैंने कहा उसके नेट डिसअपियर होने का रेट क्या होगा, R2 प्लस R3 माइनस R1। अब खैर वो लिखना तो आपके बात, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। R2 हमें मालूम है भाई ये है, R3 मैंने कहा K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D है, माइनस R1, और मैंने कहा R1 क्या है हमारे पास में K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये लिख दिया मैंने। अगला मुझसे कहा गया कि भाई फाइंड डी डी बाई डी टी, तो ये देखो कि पहले डी कौन से रिएक्शन में बन रहा है, भाई मुझसे तो पहले बनने की बात की है, तो आप देखो डी जो सेकंड रिएक्शन में बन रहा है, लेकिन वो थर्ड रिएक्शन में कम भी तो हो रहा है, तो उसके बनने का नेट रेट क्या आ जाएगा, R2 माइनस R3 आ जाएगा। तो मैंने कहा R2 हम जानते हैं कि K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C है, और R3 हम जानते हैं K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमें इस तरह की कहानी को अगर बताना हो तो हम एटलीस्ट बता पाए कि भाई हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये बताना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है। तो प्रीवियस ईयर में हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, आप बता दो। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन है कि जैसे N2O4 है कन्वर्टेड इनटू 2NO2, इनके जो भी रेट कांस्टेंट है उसको मैं K1 और K2 कह देता हूँ। और मैंने कहा K1 और K2 कह के मुझे जो पूछा जाएगा वो मुझसे कहेगा कि भाई फाइंड माइनस डी N2O4 by dt एंड DNO2 by dt। क्वेश्चन देख के तो हम समझ गए कि N2O4 के डिसअपियर होने का रेट पूछ रहा है और NO2 के बनने का रेट पूछ रहा है। देखो पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि जो भी मैं स्पीसीज लिखा था ABCD, सभी का बैलेंसिंग मोल जो था वो 1 था, है ना, सबका मैंने कहा बैलेंसिंग मोल 1 था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, डायरेक्टली लिखने से कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो बैलेंसिंग मोल 1 ना हो के कोई और होता, तो क्या करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये केस मेन है, यही केस हर जगह आपको लिखा मिलता है मार्केट में। तो लिखने का तरीका ये है कि आप एक काम करो, भाई आपको मालूम है दो रिएक्शन है, एक वो रिएक्शन है जिसमें N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है विद रेट कांस्टेंट K1। मैं अगर इसके लिए रेट लॉ लिखता तो यही लिखता भाई K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। दूसरा मैंने कहा वो रिएक्शन है जिसमें NO2 N2O4 में जा रहा है विद रेट कांस्टेंट K2, और मैंने कहा मैं अगर इसके लिए रेट लॉ लिखता R2 कह देता तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। भाई थ्योरेटिकल रेट लॉ लिख रहा हूँ, तो जो मैंने कहा बैलेंसिंग मोल है उसे मैंने पावर में रेज कर दिया। मैं इन दोनों की हेल्प से नेट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि भाई नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप कहीं ना कहीं एक बात जरूर समझ रहे होंगे कि भाई R1 वाले रेट से जो N2O4 है वो NO2 में जा रहा है, लेकिन R2 वाले रेट से बन भी तो जा रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं नेट रेट देखूंगा रिएक्शन का, तो मैं कहूंगा कि भाई R1 माइनस R2 लिखा जाना चाहिए।
कि R1 वाले रेट से आप कह सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, लेकिन R2 वाले रेट से जो प्रोडक्ट है वो बन भी जा रहा है। मैंने उसे मैं R1 माइनस R2 लिखूंगा। तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन मुझे मिल गया कि भाई आ जाएगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। यानी कि ये मुझे पता चल गया कि भाई नेट रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है तो आप याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वो लिखा जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू N2O4 अपॉन बैलेंसिंग मोल 1, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO2 अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल 2। अब मुझसे कहा गया था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू N2O4 बताओ, जिसे मैंने माइनस dN2O4/dt लिखा था। तो मैं बिल्कुल ये बात आपसे कह सकता हूँ कि भाई अगर मुझे नेट रेट ऑफ ये है तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही है, तो उतना ही लिख दूंगा जितना मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन था। तो K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 माइनस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO2 जानना होता, जो कि आप देख सकते हैं भाई वो dNO2/dt को रिप्रेजेंट करेगा, आपको देख के नहीं लगता है वो क्या 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसलिए मैंने जो भी रेट ऑफ रिएक्शन था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाए। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपसे कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर मुझे बाई चांस, ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन